ऐसे तो अभी तक कंफर्म नहीं है, पर ऐसा कहा जा रहा है कि क्या इजराइल में सेना के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद बवाल मचा है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल डिप्लोमेसी में मोदी सरकार का जादू छाया। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजरायली सेना पर आरोप लगा है कि उसने बिना प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बताए गाजा पट्टी में टैक्टिकल युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है, जिसका मकसद गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पहुंचने देना है। इजरायली सेना ने रविवार को घोषणा की है कि वो सहायता पहुंचाने में सुविधा के लिए दिन के समय दक्षिण गाजा पट्टी के एक हिस्से से सैन्य गतिविधियों का सामरिक विराम लागू करेगी। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि मानवीय मदद के लिए सैन्य गतिविधियों को हर दिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक केरेम सालोम क्रॉसिंग से सलाह अल दीन रोड और फिर उत्तर की ओर जाने वाली सड़क पर आगे की सूचना तक लागू रहेगा। इजरायली सेना ने कहा कि ये फैसला यूएन और अन्य संगठनों के साथ चर्चा के बाद गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की मात्रा बढ़ाने की कोशिशों के तहत लिया गया है। इजराइल ने केरेम सालोम क्रॉसिंग के माध्यम से सहायता वितरण को सुविधाजनक बनाने के अपने प्रयासों का लंबे समय से बचाव किया है, लेकिन मानवीय समूहों ने महीनों से घिरे हुए फलस्तीन क्षेत्र में भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी के बारे में चेतावनी दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि गाजा में 5 साल से कम उम्र के 8,000 से ज्यादा बच्चों का गंभीर कुपोषण के लिए इलाज किया गया है। कहा गया कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दूध जैसी काफी बुनियादी चीजें नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो भूख से छटपटाने लगे हैं और उनके परिजन कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, जो बेबसी और बेचारगी की सारी हदों को पार कर रहा है। मदद पहुंचाने वाले संगठनों का कहना है कि अगर हालात ऐसे बने रहे तो 5 साल के कम उम्र के बच्चों की भूख से छटपटा कर मौत होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ इजराइल और हमास पर दबाव। वैसे तो शांति के प्रस्ताव आ रहे हैं, लेकिन इसको माना नहीं जा रहा है। वैसे 3 चरण के बाइडेन ने शांति प्रस्ताव दिया है, जिसमें पहला चरण युद्ध को रोकते हुए हर दिन गाजा में 600 ट्रकों की मानवीय सहायता को भेजना है, लेकिन अभी तक इजराइल और हमास युद्ध विराम समझौते को लेकर सहमत नहीं हुए हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के कार्यकारी उप निदेशक कार्ल स्काउ ने हाल ही में कहा है कि क्षेत्र में अराजकता और सक्रिय संघर्ष के कारण जमीन पर बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए सहायता का स्तर प्रदान करना लगभग असंभव हो गया है। कहा जा रहा है कि इजरायली सेना ने जो युद्ध विराम की घोषणा की है, देश के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, जिसके बाद इजरायली सेना ने मामले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि राफा में लड़ाई वास्तव में जारी रहेगी और जिस क्षेत्र में युद्ध विराम लागू होता है वह केवल एक विशेष रूप से छोटा मार्ग है। लेकिन प्रधानमंत्री को बिना बताए युद्ध विराम की घोषणा ने इजराइल की राजनीति में भूचाल ला दिया है और ऐसा माना जा रहा है कि इजरायली सरकार के मंत्रिमंडल में मतभेद काफी गहरा हो गया है। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को समर्थन देने वाली अति कट्टर पार्टियों ने धमकी दे रखी है कि इजराइल सरकार को जो युद्ध विराम प्रस्ताव नहीं मानना चाहिए। वहीं एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि करीब 70% इजरायली नहीं चाहते हैं कि गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पहुंचे, जिसको लेकर इजराइल के सुरक्षा मंत्री बेन गिवर ने अपने पुलिस को निर्देश दिया है वे गाजा में जाने वाले काफिलों पर हमला करने वाले इजरायली प्रदर्शनकारियों को न रोकें। गाजा को लेकर इजरायली सेना के टैक्टिकल युद्ध विराम का मतलब है कि पूरी तरीके से युद्ध को रोका नहीं गया है, बल्कि दिन में कुछ घंटों के लिए युद्ध नहीं होंगे, लेकिन बाकी समय युद्ध जारी रहेगा। लेकिन रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इस विराम के बारे में जानकारी न होने की रिपोर्ट सामने आने के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि मानवीय मार्ग पर सहमति बनी थी या नहीं। यदि ऐसा है तो गाजा के बाकी हिस्सों में सहायता पहुंचाने में कैसे ये काम करेगा। इजराइल के दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने अपने सहयोगी रक्षा मंत्री बेन गिवर के साथ मिलकर दक्षिणी गाजा में मानवीय सहायता गलियारे को लेकर सेना के तरफ से घोषित रणनीतिक विराम की आलोचना की है। एक्स पर एक पोस्ट में स्मोट्रिच ने दावा किया कि गाजा में आने वाली मानवीय सहायता सिर्फ हमास को पहुंचाई
जा रही है, जिससे युद्ध लंबा खींच रहा है। उन्होंने कहा कि मानवीय सहायता के लिए रणनीतिक विराम की सेना की घोषणा से पता चलता है कि ये इजराइल की जीत पर अंतर्राष्ट्रीय वैधता को गलत तरीके से थोपा जा रहा है। स्मोत्रिच ने कहा कि युद्ध जीतने का एकमात्र तरीका गाजा पर कब्जा करना और हमास को जड़ से उखाड़ फेंकना तक गाजा में एक अस्थायी सैन्य सरकार लागू करना है। दूसरी तरफ हमास नेता इस्माइल हनिये ने कहा है कि इजरायली सेना का युद्ध विराम प्रस्ताव सिद्धांतों के मुताबिक है। ईद के दिन टेलीविजन पर दिए गए संबोधन में हनिये ने कहा कि हमास एक ऐसे समझौते को स्वीकार करने के लिए तैयार है जो अस्थायी युद्ध विराम, गाजा से इजराइल की पूरी वापसी, पुनर्निर्माण और कैदियों की अदला बदली की समझौते की गारंटी देता है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जियोपॉलिटिक्स को अपने हिसाब से चलाने के लिए डिप्लोमेसी सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स में से एक है। इटली में हाल ही में खत्म हुए G7 शिखर सम्मेलन में भारत को बतौर अतिथि आमंत्रित किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैसी मौजूदगी दिखी, उससे साबित होता है कि भारत तेजी से ग्लोबल डिप्लोमेसी का खिलाड़ी बन रहा है। भारत में लोकसभा चुनाव खत्म होने और लगातार तीसरी बार पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी की ये पहली विदेश यात्रा थी और G7 शिखर सम्मेलन में उनकी ये लगातार 5वीं भागीदारी थी। हालिया समय में G7 शिखर सम्मेलन में लगातार पीएम मोदी को आमंत्रण मिलना बताता है कि विकसित दुनिया में भारत का महत्व कैसे बढ़ रहा है। भारतीय विदेश सचिव विनय क्वात्रा के मुताबिक G7 शिखर सम्मेलन में भारत की नियमित भागीदारी स्पष्ट रूप से उन कोशिशों की बढ़ती मान्यता और योगदान की तरफ इशारा करता है कि नई दिल्ली लगातार शांति, सुरक्षा, विकास और पर्यावरण संरक्षण समेत तमाम ग्लोबल चुनौतियों को हल करने के लिए लगातार काम कर रहा है। विनय क्वात्रा ने कहा कि इस G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी भारत की तरफ से पिछले साल आयोजित की गई G20 के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, जहां भारत ने कई विवादास्पद मुद्दों पर वैश्विक सहमति बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। उन्होंने आगे कहा कि जैसा कि आप भी जानते हैं, भारत ने अब तक वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के 2 सत्रों का आयोजन किया है, जिसका मकसद वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ के हितों, उनकी जरूरतों, उनकी प्राथमिकताओं और चिंताओं को सामने लाना है। G7 में भी हमने हमेशा ग्लोबल साउथ के मुद्दों को आगे रखा है। पिछले 10 सालों में भारत की डिप्लोमेसी ने लगातार तरक्की की है और ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी 2024 ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स में कहा गया कि भारत, जिसने अपने जनसांख्यिकी और आर्थिक वजन के मुताबिक अपने राजनयिक नेटवर्क के आकार में ऐतिहासिक रूप से कम निवेश किया था, वो अब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते राजनयिक नेटवर्क में से एक बन गया है। 2024 ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स में 194 पोस्ट में भारत का इंडेक्स 11वें नंबर पर पहुंच गया है और भारत ने कनाडा, दक्षिण कोरिया, स्पेन जैसे देशों की डिप्लोमेसी को पीछे छोड़ दिया है। भारत साल 2021 से 11 नए राजनयिक मिशन खोले हैं, जिनमें ज्यादातर देश अफ्रीका से हैं। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की मुख्य आवाज बनने की कोशिश कर रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इसके लिए भारत ने अफ्रीका में तेजी से पांव फैलाना शुरू कर दिया है और 2021 से भारत ने जितने राजनयिक मिशन खोले हैं, 75% मिशन अफ्रीकी देशों में है। महाशक्तियों के बीच करीब लड़ाई ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स में पाया गया। अफ्रीका, पूर्वी एशिया, प्रशांत क्षेत्र में चीन की डिप्लोमेसी काफी तेजी से फैला है, वो सबसे आगे है। वहीं अमेरिका महाद्वीप, यूरोप और दक्षिण एशिया में बढ़त बरकरार है। लेकिन कुल मिलाकर ग्लोबल डिप्लोमेसी में चीन पहले स्थान पर है, उसके बाद अमेरिका दूसरे स्थान पर है। मध्यम शक्तियों का विस्तार ग्लोबल इंडेक्स में पाया गया है कि तुर्की और भारत जैसे देशों ने अपने राजनयिक नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया है, लेकिन फिलहाल तुर्की भारत से काफी आगे है। इस इंडेक्स में तुर्की तीसरे नंबर पर है और वो जापान, फ्रांस जैसे देशों से आगे है। भारत को इस लिस्ट में इस साल 11वें नंबर पर रखा गया है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।